आज हम पॉलिटी का सेक्शन संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसी के अंतर्गत मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा कि ख़त्म कर दूं। और मैं पहले बता रहा था कि मैंने ये सब बता दिया। ब्रिटिश कंपनी का शासन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये सारा का सारा हम बताने का काम कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इसे भी समझने में आपको आसान पड़े। और हम एक लाइन के बाद सर हम आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, एक लाइन की बात। अच्छा एक बात बताइए, हम इसको पढ़ा दिए हैं तो इससे थोड़ा सा लिंक करते हैं। देखिए, ब्रिटिश कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन, कहोगे आप ये भाई रे ये क्या कर रहा है कि ब्रिटिश कंपनी का शासन दे दिया, ठीक है, और ब्रिटिश ताज का शासन अब पढ़ाने की बात कर रहा है, ये क्या है? मतलब याद करें, हाँ चला याद करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। याद करने की नहीं हम बात बताते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। हम कहें कि ब्रिटिश कंपनी, मान लेते हैं कि ये ब्रिटिश कंपनी है और ये सरकार है इसका, तो ये जो सरकार है तो इससे बाद में कंपनी ये वाला है तो पहले कंपनी से काम करवाता था अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें एक्ट पारित किया कि इसी के आपको अंदर रखा जाएगा और इससे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कंपनी को कह दिया, ठीक है। लेकिन अब ये उबिया गया, ये ब्रिटिश सरकार उबिया गया। अब कहा कि हम अब कंपनी से राज नहीं करवाएंगे, अब किसी दूसरे से चालन नहीं करवाएंगे, बड़ा घाटा हो जा रहा है, ठीक है ना, चला घाटा हो जा रहा है। तो अब कहा कि हम खुद से चलाएंगे, अब हम खुद करेंगे। इसलिए अब कंपनी को बंद करवाने के बाद में ब्रिटिश ताज का शासन करवा दिया और ये करीब करीब 200 वर्ष राज किया। 1858 से 1947 ईस्वी में 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1892, 1909 इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और इसको 1919 का इसे जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, 1947 का भारत स्वतंत्र हमारा हुआ, तब तक हम उसको पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दर्द होगा, हम जान रहे हैं कि थोड़ा दर्द होगा, लेकिन दर्द के निवारण के लिए कुछ तो बात समझना पड़ेगा ना जी, नहीं समझना पड़ेगा। तो हम ही तो समझाने के लिए खड़े हुए हैं, हम समझाने की पूरी एकदम एक लाइन के बाद हम आसान भाषा में, सरल से सरल भाषा में समझाने की कृपा करेंगे। अरे किताब में बहुत बड़ा दे दिया है, किताब बहुत सारा है, लेकिन किताब को समझने के लिए बहुत नॉलेज एकत्रित करना होता है, और हम इस वीडियो के माध्यम से अगर बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जा रहा हो। हम लिख देते हैं, पहले इसको मिटा के लिख देते हैं, यानी दो पार्ट में पढ़ेंगे। 1858, 1861 ये सब पढ़ने की कोशिश करेंगे अभी तुरंत, क्योंकि यहीं रहना है आपको, और उसके बाद में है लिख देते हैं ताकि आपको भी सहूलियत मिले, हमको भी सहूलियत मिले। हमने लिखने का काम किया ताकि आपको समझने में भी अच्छा लगे, और हमें वीडियो को शॉर्ट भी करना होता है। अच्छा, 1858 का भारत शासन अधिनियम हमको पढ़ना है, हमने बताया। अच्छा सर, आपने तो 6-7 नियम दे दिया कि हमको 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना है, 1861 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना है, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए तब तक हमको पढ़ना है। देखिए, ये अगर 5% बुझाता है ना, 5% अगर ये बुझाता है शुरुआत में, देखिए आप जानते होंगे कि जब तक आपका घर बनता है तो आप पाया सबसे पहले खड़ा करते हैं, ठीक है। जब पाया खड़ा करते हैं तो उतना स्मार्ट नहीं लगता है, लेकिन वही अगर पाया से अगर घर बन जाता है, सबसे पहले अगर बात कीजिएगा घर बनता है तो माँ कसम मज़ा आ जाता है घर देखने में, वाकई में लगता है कि घर है। तो ठीक उसी प्रकार से है चला, यानी कि इसको समझने में तो हो सकता है कि तुमको परेशानी का झेलना पड़े, लेकिन अगर ये समझ गए, आगे आने वाले सब एकदम 5% समझ गए तो 95% हमारा समझाना काम है हमारा। जब हम पढ़ते थे हमको समझ में आया था बहुत दिन बाद, हम क्लास के बीच में बैठते थे, लेकिन ये सब समझ में नहीं आता था तो हम पीछे चल जाते थे। अब पैसा ज़्यादा दे दिए थे ताकि हम सोचते थे कि मिस नहीं करें, समझ में आए चाहे नहीं आए हम पीछे बैठेंगे, लेकिन कंडीशन
सप्लाई हुआ कि हम समझ में बाद में आता, धीरे 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 आते रहा। 1858 का भारत शासन अधिनियम, अगर बात कीजिएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, तो ये ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई और भारत से बाहर कर दिया गया। और ब्रिटिश ताज के शासन जब स्थापना हुई तो इसी ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान यह पहला अधिनियम है जिसका प्रमुख बात है। ये पहला अधिनियम है ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सरकार का ये पहला अधिनियम है जो इसका प्रमुख निम्न है। पहली बार ब्रिटिश ताज के स्थापना हुआ। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इस एक्ट के तहत हम इससे पहले बताए थे कि 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लाया गया था। लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया और इसी के जगह एक भारत में सचिव पद लाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा और इसी के तहत भारत का सचिव पद लाया गया। और जानते हैं भारत का सचिव जब ला दिया गया तो इस सचिव पद लाया गया है, तो सचिव पद पर कार्यकारिणी के रूप में सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो इस भारत के सचिव पद पर नियुक्ति की अगर संख्या 15 गो कार्य करने लगे थे, 15 गो कार्य करने लगे थे। एक प्रकार से अगर एक लाइन की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके इसके जगह एक नया पद लाया गया जिसे भारत सचिव का सृजन कर दिया गया और भारत सचिव की उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद के रूप में गठन किया गया। उम्मीद करता हूं कि समझाने में हम सफल रह रहे होंगे। अगर बात कीजिएगा तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल, जो इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता, याद कीजिए 1833 ईस्वी में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे तो भारत का गवर्नर जनरल बने थे, हैं, ठीक है। तो इसको भारत का गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया और इसी को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। अब वायसराय कर दिया, इसको बदल दिया और वायसराय कर दिया। और वायसराय के पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग हुए। और लॉर्ड कैनिंग की अगर बात कीजिएगा तो ये मुगल सत्ता का अंत इसी अधिनियम के तहत हुआ। क्योंकि याद कीजिए मुगल सत्ता जब अकबर के शासन में स्थापना हुई थी, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सत्ता का अंत भी हो गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको सही समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग को 1861 का भारत शासन अधिनियम पढ़ना है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम द्वारा तो इसमें वायसराय को अध्यादेश देने के लिए अधिकार दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि लॉर्ड कैनिंग वायसराय बन गए तो वायसराय यानी कि वायसराय को अध्यादेश देने की अधिकार मिल गया। अध्यादेश अब क्या होता है? अध्यादेश मतलब कोई भी अपने मन से, अध्यादेश मतलब कोई भी वर्ड बोल सकता है, सटासट बोल सकता है। अगर बात कीजिएगा तो इसी एक्ट के तहत कैबिनेट सिस्टम प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और शुरुआत हुई थी। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि इसी एक्ट के तहत मंत्रियों के बीच विभाग की बंटवारा की शुरुआत हुई। यानी मंत्रियों के बीच की बंटवारा की शुरुआत हुई। किसमें? कैबिनेट सिस्टम प्रणाली लागू जब हो गया तो मंत्रियों के बीच की बंटवारा की शुरुआत होगी। कब? 1861 के शासन अधिनियम के द्वारा। और इसी में एक विधान परिषद की स्थापना किया गया। इसी एक्ट के तहत पहली बार प्रतिनिधित्व सत्ता तौर पर विधान परिषद की स्थापना किया गया। और विधान परिषद की स्थापना किया गया ही नहीं तो बंगाल में 1862 ईस्वी में विधान परिषद की स्थापना किया गया था। और वही 1897 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद की स्थापना किया गया था। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन ही बहुत ही मजेदार लग रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए। देखिए अब हम रिवीजन करवाते हैं। क्या याद रखना? 1858 का भारत शासन अधिनियम ये ब्रिटिश सरकार का पहला अधिनियम था जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पद को समाप्त करके भारत का सचिव पद लाया। अब भारत का सचिव पद लाया तो इसको कार्यकारिणी के रूप में 15 सदस्यीय का गठन किया गया।
भारत का गवर्नर जनरल जो पहले हुआ करता था, इसको खत्म करके इसी को बदल कर भारत का वायसराय कर दिया। और वायसराय पे बैठने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग थे। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सत्ता की स्थापना जो हुई थी पहले, इसको खत्म का सामना करना पड़ेगा। 1861 का शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार वायसराय को अध्यादेश देने के मजबूरन अध्यादेश, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है चला कि पहली बार वायसराय को अध्यादेश देने के लिए अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो आपको आंसर बोलना है 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। पहली बार कैबिनेट सिस्टम प्रणाली की स्थापना हुई गई। ये इसी प्रकार से कह सकते हैं कि मंत्रियों के बीच का बंटवारा होना सफल हुआ। तो इसी के अंतर्गत कैबिनेट सिस्टम प्रणाली की स्थापना किया गया, जो मंत्रियों के बीच में बंटवारा की बात कर सकते हैं। विधान परिषद की स्थापना 1861 के शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। पहली बार विधान परिषद की स्थापना 1862 ईस्वी में कहाँ, बंगाल में। उसके बाद 1897 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद की स्थापना किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 1858, 1861 पढ़ लिए। अब 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, और 1892 के बाद 1909 का भारत का शासन अधिनियम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि सेशन मजेदार लग रहा होगा। तो आ जाइए, 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। इसमें कुछ बात कहा गया है, 1909 में कुछ बात कहा गया है। तो अच्छा एक बात बताइए, 1892 का भारत शासन अधिनियम द्वारा इसमें निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई है। अच्छा, निर्वाचन पद्धति किया गया 1892 का जो बात किया गया, इस एक्ट में जो कांग्रेस के नेता उदारवादी रहते थे, तो कांग्रेस के उदारवादी नेता में के प्रभाव में आकर पारित किया गया, ये जिसकी प्रमुख विशेषता है। मतलब उदारवादी नेता जो हुआ करता था कांग्रेस में, उसी के ले दे के 1892 का भारत शासन अधिनियम लाया गया है। इसी एक्ट के तहत प्रतिनिधि संस्था विधान परिषद, जो इससे पहले वाले में पढ़े थे कि विधान परिषद की स्थापना किया गया था 1961 के भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम द्वारा, उसी को निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इसी में किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि शासन समझ में आ रहा होगा। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। अच्छा, बजट पर बहस करने का इसी एक्ट के तहत, 1892 के एक्ट के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु मत का विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब एक बात से कह सकते हैं कि मतलब बजट पर बहस कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर विधेयक कानून बन जाता है तो उस कानून पे आप बहस कर सकते हैं कि आखिर ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, मतलब बहस कर सकते हैं, लेकिन आप अपना मत नहीं दे सकते हैं। मतलब आप अपना मत नहीं दे सकते हैं, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि हाँ ऐसे होना ही चाहिए, मतलब खुद का मत नहीं, मतलब खुद का मोहर नहीं देना चाहिए। तो बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन मत का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, प्रश्न पूछने की आज़ादी दी गई कि मतलब इस बजट पर प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि सर ये आखिर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए ये कानून कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो इस कानून ऐसा नहीं करके ऐसा कर सकते हैं, अच्छा लगता। मतलब इस तरीके से मतलब आप पूछने की आज़ादी हो सकते थे कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, लेकिन पूरक नहीं। पूरक का मतलब है आखिर ऐसा ही क्यों, मतलब होगा नहीं होगा, ऐसा मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, बजट पर आप बहस कर सकते थे लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। प्रश्न पूछने की आपकी आज़ादी हो गई, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछने की आज़ादी मिली ताकि पूरक प्रश्न नहीं, उल्टा पलटा प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं हुई थी। यानी कि पूरक प्रश्न पूछ नहीं सकते थे, मतलब कि क्यों, कैसे, क्यों, ये सब नहीं पूछ सकते थे। मान लो कि हमारे पास पढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये हो सकता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा अगर पढ़िएगा तो इस एक्ट के तत्कालीन भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले हुआ करते थे, और भारतीय वायसराय उस वक्त लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। और इसी को दोनों को मिला दिया जाए तो इसी को लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से, मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात कीजिएगा तो उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एच एकविथ थे। इसी एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का
अधिकार मिला। यानी कि पृथक निर्वाचन क्या होता है चला, तो पृथक निर्वाचन होता है ना, अगर बात कीजिएगा तो पृथक निर्वाचन की अगर बात कीजिएगा, पृथक निर्वाचन आप पूछ नहीं सकते हैं क्या कि आखिर पृथक निर्वाचन की बात कीजिएगा तो इस मान लीजिए कि यहाँ पे कोई विधान परिषद है और यहाँ पे जो खड़ा होगा उम्मीदवार वो मुसलमाने होगा, और जो मुसलमान मान लीजिए कि वोट पड़ रहा है तो मुसलमाने खड़ा होगा और मुसलमाने वोट देगा, और तो मुसलमाने वोट ही देगा तो जीतेगा कौन, मुसलमाने जीतेगा। इसी को हम लोग पृथक निर्वाचन यानी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की पत्ती 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अधिकार मिला था। और इसी में जो वायसराय, जो इससे पहले वाला की बात कीजिएगा 1861 ईस्वी में अगर बात कीजिएगा तो वायसराय को अध्यादेश जारी किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि अगर 1858 में हम लोग पढ़े थे, 1858 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म करके एक भारतीय सचिव लाया गया था। और इसी को वायसराय की बात कीजिएगा तो वायसराय के कार्यकारिणी में जो एक भारतीय सदस्य को नियुक्ति किया गया था, एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति किया गया था। यानी कि इससे पहले अगर बात किया जाए उस वक्त 15 गो सदस्य हुआ करते थे, तो 15 गो सदस्य हुआ करते थे। अगर हम बताए थे कि 15 सदस्यीय होता था, लेकिन उसी के बाद में जाकर 1909 में पहले अंग्रेज रहता था, लेकिन वायसराय के कार्य करने में एक भारतीय को भी सदस्य के मतलब सदस्य के नियुक्त किया, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा अगर बढ़ेंगे तो अगर उस वक्त भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू हुआ करते थे और भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करते थे, तो भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। और उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे, लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे। और 1919 का भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया। अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों हो गया? क्योंकि मॉन्टेग्यू साहब लॉर्ड सचिव थे और चेम्सफोर्ड साहब वायसराय थे। दोनों अपने अपने में झिक झक मिल गए और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का नाम दे दिया गया। अच्छा, 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दैध शासन को लागू कर दिया गया। अच्छा, दैध शासन लागू किया गया प्रांतों में। प्रांत मतलब दुद्दू गो राज्य में शासन करने के लिए लागू चला जाता है। और प्रांतों में दैध शासन का जो जनक कहा जाता था लियोनस कार्टियस को कहा जाता था, लियोनस कार्टियस को कहा जाता था। भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू, भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और प्रांतों में दैध शासन लागू किया और दैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस हुआ करता था। और इसमें एक और बात, द्विसदनीय व्यवस्था भी लागू कर दिया। आपको याद करना है कि द्विसदनीय व्यवस्था लागू कब किया गया, तो द्विसदनीय व्यवस्था लागू किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम द्वारा। और इसी एक्ट के तहत सिख ईसाई को धर्म प्रचार करने की छूट दिया गया था कि जाइए आप 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ईसाई और धर्म, सिख ईसाई धर्म का प्रचार खुली प्रतियोगिता छूट की मतलब करने की छूट दी गई। ठीक है, भले 1919 ईस्वी में यह पारित हुआ गया, लेकिन लागू हुआ था 1921 में। यह भी बात याद रखना है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। जो इससे पहले भारत के 1909 ईस्वी में एगो कार्यकारिणी के रूप में भारतीय वायसराय के रूप में काम करेगा, तो 1919 ईस्वी के तहत भारत में 3 गो कार्यकारिणी के रूप में सदस्य को नियुक्ति किया गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बात कीजिएगा तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन हुआ करते थे। स्टैनले ब्लैडविन हुआ करते थे। एक बात और इसमें अगर बात कीजिएगा तो इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की गठन की गई थी। तत्कालीन 1923-24 ईस्वी में ली कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर आधार पर 1926 ईस्वी में संघ लोक आयोग की गठन किया गया था। 1926 ईस्वी में संघ लोक की सेवा को गठन किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए 1935 के भारत शासन अधिनियम। साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर 3 गो गोल में सम्मेलन हुआ। साइमन कमीशन के आयोग पर 3 गो सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932। 1930 ईस्वी में काम नहीं हुआ।
1931 ईस्वी में भी काम नहीं हुआ, 1932 ईस्वी में जाकर काम फरियाया। अब कहिएगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में गांधीया नहीं भाग लिया था, मतलब महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। 1931 में नहीं भाग लिए, जाकर 1932 ईस्वी में जब भाग लिए तब जाकर काम बना। कहा जाता है कि बिना दूल्हा का बाराती जाता है, वो नहीं जाता है। मान लीजिए अगर किसी चीज़ का माने किसी को शादी हो रहा है और उसमें दूल्हे नहीं जाए, ससुरा कहाँ होगा शादी होगा? तो मान लीजिए उस वक्त गांधी जी दूल्हा थे, दूल्हा 1930 ईस्वी में नहीं गए तो काम नहीं बना, 1931 ईस्वी में नहीं गए, 1930 ईस्वी 32 ईस्वी में गए तो काम बन गया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। अगर 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत 321 गो अनुच्छेद था और 10 गो अनुसूची था, प्रांतों में दैध शासन जो यहाँ लगाया गया था, इसको प्रांतों में दैध शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, प्रांतों में दैध शासन यहाँ जो लागू हुआ था, प्रांतों में दैध शासन 1935 के तहत खत्म कर दिया और केंद्र में दैध शासन लगा दिया। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा कि प्रांतों में दैध को समाप्त करके केंद्र में दैध शासन को लागू कर दिया गया। और इसका सबसे प्रमुख ये बात है कि प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापना किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया। देखिए दर्द होगा, हम जान रहे हैं कि थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन 1-2 बार वीडियो आप देखिएगा, दर्द का निवारण तो यही है, छोड़ देना दर्द का निवारण नहीं है चला। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर 5% 10% अगर ये बूझ रहा है तो 90% हम थोड़ा आगे बुझा देंगे हम, लेकिन यहाँ तो दर्द बर्दाश्त कर। प्रांतों में दैध शासन समाप्त करके केंद्र में दैध शासन लगा दिया और प्रांतीय स्वायत्तता स्थापना किया गया, यानी लागू किया गया। इसका प्रमुख है, यानी प्रमुख का मतलब 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्रमुख बात यह है कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू क्या था, तो एक प्रमुख विशेषता थी। और संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची सब 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया। अच्छा, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान से लिया गया है। और 1936 ईस्वी में भारत वर्मा से अलग हो गया। 1936 ईस्वी में भारत वर्मा से अलग हो गया। और इसी के एक्ट के तहत अगर बात कीजिएगा, अगर इसी के एक्ट के 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अगर बात कीजिएगा तो इसी का आरबीआई की स्थापना किया गया था, आरबीआई की स्थापना किया गया था। और इस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। 1935 के एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय, यानी कि एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना किया गया था। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब हम लोग पढ़ेंगे 1947 का भारत शासन अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारत शासन अधिनियम। और 1947 ईस्वी पढ़िएगा तो 1947 इसमें भारत शासन नहीं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हो गए थे 1947 में, तो स्वतंत्रता अधिनियम। अगर हम बात करते हैं तो यह जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया सबसे अंतिम संवैधानिक है, सबसे अंतिम संवैधानिक ये किया गया है बात। यानी कि इसमें प्रमुख बात ये है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दिया। अब भारतीयों के हाथ में सौंपने के बाद भारत का विभाजन करके 14 अगस्त 1947 ईस्वी में 14 अगस्त 1947 ईस्वी में एक पाकिस्तान का गठन किया गया। पाकिस्तान का गठन किया गया था, यानी पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। इसी को तहत अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों में गवर्नर जनरल को लेकर जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट करता था। अभी तो क्लियर नहीं हुआ कौन हमारे पास राज करेगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात तथा संविधान लागू हो गया। पूर्व में भारत शासन प्रशासन 1935 के अधिनियम के तहत चलाया जाता था। अच्छा, मान लेते हैं कि 15 अगस्त को विभाजन किया गया, जिसे 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। तो हमारे ऊपर शासन कौन करेगा? वायसराय करेगा। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गया है और राष्ट्रपति चुनाया ही नहीं है अभी तो राष्ट्रपति अगले बार में चुनाएगा। तो इसका
संविधान जो चलता था 1935 के शासन अधिनियम, यानी 1935 के शासन, इसी अधिनियम के तहत ये दोनों को निर्माण यानी चलाया जाता था। कोई भी आप मान लीजिए जुर्म करते हैं तो इसमें जो लिखा हुआ रहेगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में, उसी के अंतर्गत ये चलाया जाता था। 1947 के भारत शासन अधिनियम, इसमें कोई खास नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो MDS चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भेज दीजिए, ताकि देखिए कंधा से कंधा जब तक ना मिलाइएगा तब तक मजा नहीं आता।